आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई? जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसे आप बताए और क्या रिएक्शन था उनका? अब जब सर्विस में जाएंगे, अभी ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म हो जाएगा, आप डिप्टी एसपी बन जाएंगे, तो पहले 2-3 चीज़ें क्या करना चाहेंगे? टेस्ट सीरीज कितना ज़रूरी हो जाता है? तो संस्कृति आईएएस का टेस्ट सीरीज जो होता है उसका क्वेश्चन आयोग के क्वेश्चन से कितना मैच करता है? वाकिफ कहा जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार, मैं मनीष भारती आज जुड़ा हूं संस्कृति आईएएस के प्रयागराज केंद्र से, और हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं आज जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। नाम है शाहरुख खान। ये डिप्टी एसपी पद पर चयनित हुए हैं यूपी पीसीएस 2022 में। शाहरुख जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपकी सफलता के लिए मेरी ओर से और संस्कृति आईएएस परिवार की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। शाहरुख जी, हम शुरुआत ही यहाँ से करना चाहेंगे, जैसा कि आपका नाम ही है, बड़ा दिलचस्प है। जी सर। सच कहूँ तो जब आपका सिलेक्शन हुआ था और मुझे जानकारी मिली कि आपके साथ इंटरव्यू करना है, तो मैं नाम सुन के ही बड़ा रोमांचित हो गया था। इस नाम के पीछे की क्या रहस्य है? नाम के पीछे का रहस्य तो यही है कि कोई भी नाम यदि रखा जाता है तो माता पिता की इच्छाओं के अनुसार रखा जाता है, और चूँकि जो मेरे माता पिता हैं उनके अनुसार ये मेरा नाम रखा गया है। और यदि मैं इस बात को कहूँ कि जो हमारे फिल्म स्टार शाहरुख खान हैं, हाँ, अगर मेरा नाम उनके साथ जोड़ा जाए, हालांकि आज के टाइम में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी या कोई किसी प्रकार आपत्ति नहीं है कि उनके साथ मेरा नाम जोड़ा जाए, परंतु जो मेरे माता पिता हैं वो शाहरुख खान की उम्र से ज़्यादा की उम्र रखते हैं, तो मेरा मानना तो यही होगा कि इसका जो रहस्य है वो एक व्यक्तिगत रहस्य रहा होगा उनका। इसके पीछे कोई खास रहस्य नहीं। फिल्मी दुनिया का कोई कारोबार इसमें नहीं हुआ है। आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई? मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला हूँ, और बिजनौर में मैं देहात क्षेत्र से हूँ। चूँकि देहात क्षेत्रों में जो स्कूल होते हैं वो कम रहे हैं, चूँकि मेरी जो स्टडी स्टार्ट हुई थी वो लगभग 2003 से मैंने पढ़ना शुरू किया था, और मैंने प्राइमरी स्कूल से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। और उसके बाद मैं एक मॉन्टेसरी स्कूल से मैंने 5th क्लास किया है। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे? मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में। देहात में आप कह रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो गवर्नमेंट स्कूल में देहातों में क्या होता है, वो एक दरी बिछा करके उस पे जाके बैठते हैं, बेंच वगैरह मतलब नहीं रहता? जी हम कुछ ऐसे ही पढ़े हैं। हम लोग पत्ते पे बैठते थे। पत्ते पे बैठते थे? पट्टे जो पट्टे होते हैं जो दरी टाइप के होते हैं, उन्हीं पे बैठते थे, और वहाँ हमारे यहाँ पे बेंचेस या कुर्सी जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। उस जगह से आपने जी उस आसमान को छुआ है, फर्श से अर्श तक पहुँचे हैं आप। ये बहुत बड़ी बात है शाहरुख जी। जब आप सिलेक्ट हुए, परिवार का क्या रिएक्शन था? देखिए, पारिवारिक रिएक्शन तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मुझे बनाने में या यहाँ तक पहुँचने में मेरी जो सबसे बड़ी, मैं अगर यदि इसमें भूमिका मानूँ मैं, तो परिवार की ही मानूंगा। क्योंकि यदि परिवार के लोग हमारा कोऑपरेट नहीं करेंगे या हमारा साथ नहीं देंगे तो शायद हम यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। अच्छा। तो इमोशनली, फाइनेंशियली, सभी तरीके से परिवार के साथ पूरा सहयोग रहा है, और आज उसी सहयोग के ये परिणाम है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी गांव में खेती करते हैं, और हम लोग 4 भाई हैं। 3 भाई मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा। और उनमें से जो सबसे बड़े भाई हैं वो वेल्डिंग की दुकान करते हैं गांव में ही। अच्छा। और एक भाई हमारे मैकेनिक है जेसीबी के, और एक भाई हमारे जो पिताजी हैं उनके साथ में गांव में खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो और एक आप यहाँ रह करके पढ़ाई करते थे। तो आप यहाँ प्रयागराज में ही रहते थे? जी, शुरुआत से? जी जी जी। दिल्ली कभी नहीं गए आप? नहीं, हम दिल्ली नहीं गए। आज तक देखे ही नहीं दिल्ली? नहीं, हम दिल्ली नहीं गए। मतलब दिल्ली आपके लिए दूर है अभी? जी जी जी। और यहाँ रहते हुए प्रयागराज में जुड़े रहे। तो संस्कृति आईएएस से आपका जुड़ाव उसी वक्त से रहा, आपके शुरुआती वक्त से है? जी हाँ, ये हम इस बात को मान सकते हैं कि हम संस्कृति आईएएस से शुरू से ही जुड़े रहे हैं। और जो संस्कृति आईएएस के विभिन्न प्रकार के गाइडेंस प्रोग्राम रहे हैं उनमें हमने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, और उसके जितने भी प्रकार की हमें बातें बताई गई हैं उनको हमने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। आपका माध्यम हिंदी रहा है? जी। हिंदी माध्यम से सिलेक्शन का रेशियो काफ़ी गिरता दिख रहा है, हालांकि इस साल काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी। आपको कभी लगा नहीं कि माध्यम के साथ इस माध्यम के साथ जाना मुश्किल हो सकता है? देखिए, वो लोग फेल होते हैं या वो लोग
अनसक्सेस होते हैं जो लोग माध्यम को अपनी कमजोरी समझते हैं। मेरा मानना यह है कि माध्यम हमारा जो भी है, हम उस माध्यम में अपनी पढ़ाई को इतना मजबूत करके रखें कि कोई भी हमको हराने वाला ना हो। यदि हमारी स्टडी अच्छी है और हमने सारी चीज़ें अच्छे से तैयार की हुई है तो माध्यम इसमें कोई ज़्यादा मान्यता नहीं रखता है। इसका परिचायक मैं खुद भी हूँ, क्योंकि मेरा हिंदी माध्यम है और मेरी जो एजुकेशन हुई है वो भी हिंदी से ही रही है टोटली। पूरी पढ़ाई आपकी हिंदी से रही है। मैंने इंटर तक उच्च प्राथमिक विद्यालय अपने गांव से मैंने इंटर किया है और उसके बाद मैं बीएससी हूँ, तो बीएससी में मेरा हिंदी में ही रहा है। और चूंकि सारी स्टडी भी मेरी हिंदी में ही रही तो मैंने कभी भी इसको अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि माध्यम को ही अपनी मजबूती बनाने का प्रयास किया है। और जो अपनी कई प्रकार की बातें रही हैं, चाहे वो इंटरव्यू रहा हो, चाहे वो मेंस में मेरी प्रस्तुति रही हो, वो मैंने सारी हिंदी में ही दी। आप गाँव से आते हैं, बिल्कुल देहाती क्षेत्र से आते हैं जी। आपके पिताजी किसान हैं, भाई सब आपके पढ़े लिखे हैं? मेरे जो बड़े भाई वो हाई स्कूल फेल है, तो मतलब नहीं पढ़े लिखे हैं। आप पहले हैं जो आपने ग्रेजुएशन मान लीजिए तो किया ही है, तो ग्रेजुएशन के अलावा भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है? नो, आप ग्रेजुएशन तक ही पढ़े? बस ग्रेजुएशन तक है। वो काफ़ी था आपके सर्विस के लिए, तो आपने जितनी ज़रूरत थी उतना काम आपने उतना काम किया है। जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमें ये चीज़ बार बार मुझे समझ में आ रहा था कि आप अपने टारगेट को लेकर के बहुत क्लियर हैं, जी, है ना? आपने प्लान बी क्या बनाया या बनाया ही नहीं? प्लान बी, यदि मेरा कोई प्लान बी होता तो मैं ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करता हूँ। हाँ, और उसके बाद मैं कुछ और भी एकेडमिक एजुकेशन ले सकता था, परंतु प्लान भी मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे डिस्टर्ब करता। और चूंकि मेरा जो टारगेट था वो इतना क्लियर था कि बस अब सब कुछ यही है। बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं आप। आपने कहा कि मैंने प्लान बी नहीं बनाया क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब करता। जी, बहुत क्लियर थे आप इस चीज़ को लेके। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट था। इससे पहले इंटरव्यू वगैरह तक पहुंचे थे कभी? नहीं, मैंने इससे पहले मैंने केवल मेंस दिया है। मेंस दिया था। मेंस कब दिया था? मेंस मेरा 2020 में रहा है। 20 वाला। तो ये जो 4 अटेम्प्ट दिया उससे पहले भी 1-2 साल पढ़े होंगे, प्रिपरेशन किया होगा आपने? नहीं, जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन ही वर्ष 2018 में हुआ है। हाँ। और मेरा पहला अटैम्प्ट रहा है 2019 में। अच्छा। मैंने स्टार्ट 1 वर्ष की तैयारी करने के बाद मैंने पहला अटैम्प्ट दिया। और पहला अटैम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ। दूसरे अटैम्प्ट में मैंने फिर प्रयास किया और मेरा प्री हुआ, लेकिन मेंस मेरा रह गया। और तीसरे अटैम्प्ट में मेरा फिर से प्री नहीं हुआ। अब मैं उसी प्रश्न पे दोबारा आना चाहूँगा। जब प्री नहीं हुआ, मेंस फिर दिया आपने, मेंस नहीं हुआ, फिर प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो कभी नहीं लगा कि प्लान बी बना लेना चाहिए? क्या पता कल क्या हो नहीं हो। मेरे मन में एक विचार था कि यदि ऐसी स्थिति बनने भी लग जाए कि प्लान बी की आवश्यकता होगी, तो भी मेरा प्लान बी भी यही होगा। अच्छा। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है, क्योंकि परिवार में मैं सबसे छोटा सदस्य रहा हूँ और वहाँ से परिवार का जो कोऑपरेशन रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा है मेरे लिए। कभी भी हमारे घर के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं होगा। वो हर बार मुझे यही बात कहते थे कि इस बार नहीं तो अगली बार होगा। और मैंने कभी भी प्लान बी की बात नहीं सोची। और यदि वो मुझे इस बात को कहते तो इस बात से ये स्पष्ट हो जाता कि वो मुझ पर यकीन नहीं करते। अब देखिए, आपके घर में बाकी आपके पिताजी या भाई पढ़े लिखे मतलब नहीं है, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त की उन्होंने, बावजूद उनको आपको शिक्षित करने में, आपको पढ़ाने में बहुत दिलचस्पी था। जी, जिसका परिणाम आपने रिजल्ट में भी परिणत करके दिया है। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसे आप बताए और क्या रिएक्शन था उनका? सबसे पहले मैंने अपनी माँ से बताया। अच्छा। कि आज हमारा जो जीवन का लक्ष्य था वो पूरा हो गया है। और ये मेरे जीवन का सबसे अहम पल रहा है कि मैंने अभी इस एक पल पहले में कुछ अलग था और इस टाइम में कुछ और हूँ। क्या फील कर रहे थे? मैंने देखिए सबसे पहले फील मैं यही कर रहा था कि मैं अभी तक एक अभ्यर्थी था और मैं एक अफसर साहब बन चुका हूँ इस टाइम। और दूसरा यह है कि मैंने जो खुदा है, ईश्वर है, चूँकि है उसकी शुक्रगुजारी बहुत ज़रूरी थी, तो उसके हक में मैंने एक सजदा किया ताकि जो मेरा जीवन भर का जो संघर्ष है वो कामयाब हो जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो ईश्वर है या खुदा है उसने मेरी जो कामना है, जो तमन्ना है, उसको पूरा किया है। प्रयागराज में कहाँ रहते थे आप? मैं प्रयागराज में राजापुर में रहता हूँ। अभी भी आप वहीं रह रहे हैं? हाँ, मैं अभी भी वहीं रहता हूँ। मैंने जब आपके बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि आप एक बेहद छोटे से कमरे में रहते हैं। हाँ। अभी भी उसी में रह रहे हैं आप ना? मैं हाँ, अभी भी उसी में रहता हूँ। सिलेक्ट तो हो चुके हैं? तो बढ़िया कमरा ले लीजिए। नहीं, यादें जुड़ी है वहाँ से। रियलिटी कुछ ऐसी है कि जो हमारा कमरा रहा है उस कमरे में बैठ के मैंने 5 साल संघर्ष किया है। और उस कमरे की जो दीवारें हैं वो मुझसे
मुझे अभी भी प्रेरित करती है कि कामयाबी यहीं से मिली है। और मैंने ये बात सोची भी कि मैं रूम छोड़ूं अपना, परंतु मेरे एक दोस्त ने मुझे कही, ये बात मुझसे बताई कि यार देखो, जिस रूम में आप रहते हैं वो रूम, उस रूम में आपकी यादें अमर हो गई है। अब जब तक रहोगे यहीं रहना, चाहे कैसी भी स्थिति में रहना, यहाँ इस रूम को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे रूम में जाके फिर इसी रूम की याद आए। तो मैंने इसलिए रूम नहीं छोड़ा, मैं उसी रूम में रहता हूँ अभी भी। तो यहाँ से जब ट्रेनिंग में आप जाएंगे, ट्रेनिंग में कब, अगस्त सितंबर में जाना है हाँ, शायद? संभवतः है अगस्त से सितंबर में यहाँ से। अभी क्या मेडिकल का काम चल रहा है? हाँ, मेडिकल का documentation? काम होगा। तो इसके बाद ट्रेनिंग में जाएंगे तो सीधे यहाँ से जाएंगे आप? हाँ, यहीं से जाएंगे। तब तो इस रूम को छोड़ देंगे ना? हाँ, तब तो रूम को छोड़ेंगे, लेकिन हमारी यादें वहाँ अमर रह जाएगी। 10 मिनट बैठ के रो लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हमारा। कमरा बंद करके 10 मिनट आंसू बहा लेना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए ये सच भी है, आप उस चीज से, है तो वस्तु ही, लेकिन उस वस्तु से आप बहुत इमोशनली, भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं। जुड़ गए हैं। ठीक है, इंसान का तो यही चीजें हैं ना। हम्म। तो अभी फिर वहाँ पे आप यार दोस्त आपके रह रहे हैं, वहाँ आते हैं मिलने जुलने आपसे? मुझसे हाँ, मेरे दोस्त आते रहते हैं। कैसा रूम है? मैंने सोचा कि बहुत सीलन वगैरह लगा हुआ है, बहुत छोटा है, आप खुद बताइए। मेरा रूम 10 बाई 10 वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मैंने आज तक अपने रूम में कोई डेकोरेशन नहीं की है। जैसे हमारे बहुत से जो अभ्यर्थी लोग हैं वो कई प्रकार के मैप लगाते हैं या अच्छे अच्छे स्लोगन लिख के लगाते हैं वहाँ पे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने ना तो कोई स्लोगन लगाया हुआ है, ना ही कोई मैप लगाया हुआ है। बस एक लॉज है, उस लॉज में हमारी वाइट और ब्लू कलर की जो कली होती है वो चूना लगा हुआ है। बाकी रूम में कुछ भी नहीं है और बिल्कुल सिंपल रूम है। जब हम लोग, हमारे दोस्त लोग आए हमारे रूम पे, मेरा सिलेक्शन होने के बाद वो खुद कहने लगे कि भाई कैसे रूम में रहते हो। इसीलिए मैं कहा, मैं रिसर्च किया तो मुझे पता चला आपके बारे में कि ये सब चीज़ें बड़ा दिलचस्प आपसे जुड़ी हुई चीज़ें कि हैं। कैसे रूम में रहते हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कि जाके देखो जो लोग वनडे की भी तैयारी कर रहे हैं उनके रूम आपके रूम से 10 गुना अच्छे हैं। और आप, रेंट कितना है इस रूम का? मैं 2000 रेंट देता हूँ। 2000 यहाँ रेंट? 2000 रेंट प्रयागराज के हिसाब से अच्छा है या नॉर्मल है या कम है? वो रूम की कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। कुछ रूम ऐसे भी है जहाँ का रेंट 4000 है। अच्छा। अब चूंकि हम लोगों को संसाधनों से संघर्ष करना है तो हमें कम पैसे में ही सारा काम चलाना तो पड़ता है। अकेले रहते थे या रूममेट वगैरह भी? मैं अकेले ही रहता था। अकेले शुरुआत से आप अकेले रहे? जी जी। तो बहुत लोग होते हैं ना कि संसाधन नहीं है तो चलो साथ किसी को रख लेते हैं, तो उसमें आप कंफर्टेबल नहीं रहे? उसके लिए मैंने रूम के जो लोकेशन है उसके साथ एडजस्टमेंट किया कि चलिए जो महंगे रूम है या जो अच्छे रूम है वो ऑन रोड होते हैं। हाँ। और हम रोड से अंदर रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए हमने एडजस्ट कर लिया था कि यदि यहाँ रेंट अगर सस्ता रहेगा तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आराम से हम इसमें रह लेंगे जितना भी टाइम रहना होगा। इस सब पूरे दरमियान जब ये सब काम चलता रहा, घर की स्थिति आप देखते रहे, आपके 3 भाई हैं जो कि छोटे मोटे काम करते हैं, पिताजी का साथ देते हैं, तो कभी घर से लोग या माँ ये सब नहीं कहती थी कि कोई और गवर्नमेंट जॉब कर लो, जरूरी थोड़ी है पीसीएस करना, ऑप्शन ही बनना है, बीएड कर लो या और भी कुछ छोटे मोटे नौकरी कर लो? मैं उनसे हर बार एक बात कहता था जब भी वो फ़ोन करते थे या जब भी कभी इस तरीके की बातें होती थी कि कुछ और करना है या नहीं करना, मेरी बातों में माँ और जो अपने पिताजी हैं उनका नाम शामिल रहता था। मैं ये कहता था कि माँ देखो ऐसा है, जीवन मुझे एक बार मिला है, इस जीवन में ही अगर संघर्ष नहीं किया तो फिर कब संघर्ष करूँगा। और यदि मैं आज अपने इस बात को मान लूँ कि मेरा नहीं होगा तो ये काम कभी नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैंने नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। ये काम इस काम के लिए मैं ही बना हूँ और मुझे ही करना है। तो इसलिए बीएड या ऐसी कोई भी स्थिति, ये बीएड करने जैसा कोई काम तो मैं नहीं करने वाला हूँ। या कोई भी सरकारी नौकरी आपकी दिलचस्पी नहीं थी? मेरी दिलचस्पी नहीं थी। और चूँकि मेरी दिलचस्पी में जो पहले से ही ये रहा है कि मैं एक पीसीएस अधिकारी बनूँ, इसलिए मैंने कभी यूपीएससी भी नहीं दिया। अच्छा, आप कभी यूपीएससी भी नहीं दिए? मतलब अटेम्प्ट ही नहीं दिया? यूपीएससी हम गए ही नहीं यूपीएससी। और इस बार तो हमने फॉर्म ही ऑनलाइन नहीं कराया था। मैंने पहले ही कहा था ना कि मैंने जब आपके बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि आप बहुत क्लियर हैं चीज़ों को लेके। मतलब आपने ये टारगेट ही बना लिया कि भैया मेरे को बनना है पीसीएस अधिकारी। वास्तविकता ये थी कि मेरा नाम शाहरुख खान है और मुझे शाहरुख खान पीसीएस के नाम से जाना जाए, कुछ ऐसी सोच पहले से रखा था कि लोग मुझे पीसीएस के नाम से जाने। अच्छा, पीसीएस के नाम से जाने। दूसरी एक चीज़ और मैंने सुना है आपके बारे में, वैसे तो मैं कई चीज़ें आपके बारे में सुना हूँ, एक एक करके खोलूँगा राज।
एक चीज मैंने और सुना है कि आप अपना जो ये वरीयता सूची में आप ऑफिसर मतलब पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे। जी 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 आप चाहते थे कि आप डिप्टी एसपी बने, जी। एसडीएम नहीं बनना चाहते थे? रियलिटी यही है। हाँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अच्छा, इसके पीछे भी हमने कुछ लॉजिक लगाए हुए हैं जो क्या हम लॉजिक है बताएंगे। वो? पहला लॉजिक तो यह है कि जो पुलिस की जो नौकरी है वो गांव देहातों में बहुत ही चमक वाली नौकरी मानी जाती है। हाँ मतलब आप माहौल बनाना चाह हाँ रहे हैं, वर्दी पहन के एकदम हाँ टाई टाई करना। अच्छा, अब तो सायरन नहीं है, थोड़ा सा नहीं रुतबा कम हो जाएगा ऐसे में। नहीं, ये हाँ, दूसरा लॉजिक ये था कि हमारे इंडिया से वीआईपी कल्चर समाप्त हो चुका है, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट की ऑफिसर्स की जो गाड़ी होती है उन पे अभी भी सायरन लगा होता है और लाल बत्ती लगी रहती है अभी भी। और और तीसरा इसमें लॉजिक ये है हाँ कि यदि पुलिस डिपार्टमेंट में कोई भी रिफॉर्म, हाँ। छोटा सा भी रिफॉर्म अगर मैं करता हूँ तो उसके रिजल्ट बहुत जल्दी आने लगते हैं। और आने वाले समय में जितना नाम बना, अगर मैं डिप्टी कलेक्टर या कोई और ऑफिसर बनता, उतना नाम बनाने में मुझे वर्षों लग जाते हैं जितना ये नाम बहुत बनाने में सही मुझे बात यहाँ आपने कहा। यहाँ मैं इतना नाम एक वर्ष में ही बना सकता हूँ जितना नाम मुझे पूरा जीवन में नाम भी और काम भी कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म की बहुत बहुत जरूरी है। ज़रूरत है। आम आदमी पुलिस को देखते ही डरने लग जाता है, डरने लग जाते हैं। वो समझता है कि इसके पास जाकर के परेशानी होगी, इसीलिए आपने वो क्लियर कर लिया। और चौथा ये रहा है कि गांव देहातों में पुलिस और जो आम पब्लिक है उसके बीच की दूरियां बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। और मैंने उस दूरियों को बहुत नज़दीक से देखा है कि किस तरीके से गांव देहातों में जो कांस्टेबल या वो विभिन्न प्रकार के पुलिसकर्मी आते हैं वो कैसे उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद भी गांव से हूं तो इस चीज़ को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो परिवार के लोग रहे हैं, यदि कोई पुलिस का मामला रहा है तो उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है पहले। और जो हमारे पड़ोसी रहे हैं तो हमने पुलिस का जो अभद्रता देखी है उसको हम बहुत अच्छे से समझे हुए हैं पहले से। तो आपने वो सोच लिया कि मुझे पुलिस ही बनना है, एक तो प्रतिष्ठा मिल जाएगी, मैं उसको इस संदर्भ में देखता हूँ कि सामाजिक प्रतिष्ठा। दूसरा आपने देखा कि इसमें काम करने के बाद रिजल्ट बहुत जल्दी रिटर्न मिलेगा, रिटर्न सोसाइटी को, मिलेगा। है और ना? हाँ, और पांचवा लॉजिक ये रहेगा कि मैंने जो कमियां देखी है डिपार्टमेंट में उन कमियों को मैं दूर कर सकूं। दूर कर हाँ, क्योंकि यदि एक ऑफिसर इतना पॉजिटिव रह के यदि काम करता है तो इससे जो पुलिस और आम पब्लिक के बीच की दूरियां हैं वो घट जाएगी। आप जब सर्विस में जाएंगे, अभी ट्रेनिंग वगैरह खत्म हो जाएगा, आप डिप्टी एसपी बन जाएंगे, तो पहले 2-3 चीजें क्या करना चाहेंगे? पहला, ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद जो पहला कार्य होगा, पहले में तो मैं यही कहूँगा, जो अपने जितने भी स्टाफ रहेगा हमारा जूनियर, उन सब की मीटिंग के दौरान यही बात करूँगा कि जो हमारी आम जनता है या जो भी हमारे वादी प्रतिवादी है या जो भी फरियादी है उनके साथ बात करने का जो लहजा है वो चेंज किया जाए। यदि कोई भी किसी भी प्रकार का कर्मचारी या अधिकारी उनके साथ अभद्र व्यवहार की कार्रवाई करता है या अभद्रता करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मित्रवत व्यवहार हो पुलिस का। और दूसरा यह है कि यदि अगर कहीं भी कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी प्रकार का चेकिंग अभियान चलाता है तो वो जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी ना करें। वहाँ लेने देने की जो व्यवस्था है उससे बचने का प्रयास करें, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे लोगों में एक आम राय कायम हो गई कि पुलिस भ्रष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि आप लोगों को अगर मेरे साथ काम करना है तो आप लोगों को ऐसी किसी भी गलत गतिविधि से बच के रहना होगा, वरना मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। ये इंटरव्यू देख लेंगे ना जहाँ अब आप सर्विस में जाएंगे, तो आपके नीचे वाले जितने अधिकारी हैं वो देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि भैया ये पहले से क्लियर करके आया है माइंड में। हाँ, ये तो निश्चित रूप से, ये तो मैं करूँगा ही। जो लोग भी गलत गतिविधियों में शामिल रहेंगे उनके खिलाफ हम सख्ती से निपटेंगे। बिल्कुल, हमारी शुभकामना भी है और हम आपसे ये उम्मीद भी करते हैं कि आप एक अच्छे अधिकारी के रूप में जाने जाए। अभी आप एक अच्छे अभ्यर्थी के रूप में जानेंगे, तभी आपका पीसीएस, यूपी पीसीएस ने सिलेक्शन लिया, आप एक अच्छे अफसर भी बने, समाज को आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। एक दिलचस्प किस्सा और है, और मुझे तो हंसी भी आ रही है पूछने में। मैंने जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी आपके बारे में तो मैंने ये सुना कि आपका बालों से बड़ा प्रेम रहा है। शाहरुख खान का भी बालों से बहुत प्रेम है ना? और आपका भी बालों से काफी प्रेम रहा है। क्या है ये किस्सा? मेरे बालों से बहुत प्रेम रहा है पहले से ही। बाल, चूंकि हम प्रयागराज में रहे हैं तो यहाँ का जो पानी है और जो यहाँ का रहन सहन है थोड़ा सा शुरू में नुकसान देता है। तो जब हम लोग यहाँ पे आए तो हमारे बाल टूटने शुरू हो गए। अब हम इस बात से परेशान रहे कि बाल कैसे बचें, क्योंकि अगर यदि यहाँ पे बैठे बैठे सारे बाल उतर जाएंगे तो फिर देखने में अजीब दिखाई देंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा। तो उसके लिए हमने एक, और फिर दूसरा यहाँ पे जो बाल जो हेयर कटिंग है वो काफ़ी महंगी है। अच्छा। हाँ। कितने रुपये लेता है यहाँ? वो यहाँ पे 80 रुपये, 50 रुपये लेता है। हाँ, वो यदि हम इसके साथ में हम
सेविंग भी कराते हैं तो 80 रुपया लगता है। अच्छा, 80 रुपये। तो हम इसके लिए हमने पैसे बचाने की भी कोशिश की और बाल बचाने की भी कोशिश की। तो इसके लिए हमने एक दिन से 2 निशाने लगाए। अच्छा। पहला तो ये कि अब बार बार हम दुकान पे नहीं जाएंगे बार बार की। तो इसके लिए हम 5 महीने में या 4 महीने में अपने बाल उतरवा देते थे और गंजे हो जाते थे हाँ, हम गंजे हो जाते थे। और लगभग हम सिलेक्शन से पहले हम लगभग 8 बार हमें ऐसा इस बात को रिपीट कर चुके हैं, हम 8 बार गंजे हुए हैं। एक बार गंजा हो जाने पे कितने मतलब महीने में पूरा बाल आता था? पूरे बाल आने में 5 से 6 महीने लग जाते हैं। अच्छा। और आप देख रहे हैं ये बाल जो इस टाइम है ये लगभग 3 महीने पुराने बाल है, क्योंकि मैंने भी अप्रैल 31 मार्च 2023 को इसके आसपास मैंने गंजा हुआ था। मैं पूरा कैलकुलेशन है बालों को लेकर के आपका, है ना? हाँ। तो अब ये बाल इतने आए हैं और अभी तो बड़े होने में काफी टाइम लग जाएगा। हाँ। तो अब गंजा होने का प्लान है? नहीं, अब तो नहीं है। मैंने एक चीज और सुना है आपके बारे में, आप कहते फिर रहे हैं आप सबसे कि देखो भैया प्रयागराज में कि अब मैं यहाँ बाल नहीं कटवाऊंगा, जो बाल हैं अब मैं सीधा ट्रेनिंग में जाकर के वो डीएसपी बनाऊं तो वहीं बाल काटेगा सरकारी से। हाँ। हमारे जो ट्रेनी लोग रहेंगे वो जैसे बाल चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे बाल तो कटेंगे। अब तो अधिकारी बन गए, अब तो कटा ही सकते हैं ना? नहीं, कटा सकते हैं, लेकिन अब हम अपनी मर्जी से कैसे कटाएं बाल। अब यदि हम बाल कटाने जाएंगे और किसी कारणवश अगर वो पुलिस डिपार्टमेंट जैसे ना रहे तो फिर हमको प्रॉब्लम रहेगी। फिर से इसलिए बाल हम कर देगा वो। ऐसे ही बाल रखेंगे फिलहाल। बहुत सही, मतलब बहुत क्लियर है आप चीजों को लेकर के। तो अभी जो आपके यार दोस्त होंगे तो उनके मुकाबले आपके सुनहरे बाल बचे हुए हैं अच्छे से? हाँ, हमारे बाल बिल्कुल हमें लगता है कि हमारे बराबर जितने बाल होने चाहिए उतने हैं। स्वस्थ बाल हैं बिल्कुल एकदम। बहुत अच्छा है। आपने एक बात और कही थी, एक जगह मैं पढ़ा था आपके बारे में कि आपने एक बातें कही कि पीसीएस मेरे लिए सब कुछ है। हाँ। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ तक पढ़ा था आपके बारे में कि मेरे घर में किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो मैं नहीं जाऊँगा घर। हाँ, ऐसी स्थिति मेरे सामने कई बार रही है कि घर परिवार में कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। जैसे कि हमारी सिस्टर की भी डेथ हुई है 2022 में, और मेरा प्री उस बार 12 जून 2022 को रहा है। और हमारी सिस्टर की जो डेथ हुई थी वो 24 मई को हुई थी, तो लगभग 20 दिन पहले। तो काफ़ी पीड़ा रही मुझे, मैं घर पे नहीं गया। उससे पहले जो हमारे ताऊ, हम लोग वहाँ पे ताऊ बोलते हैं अंकल को, तो हमारे ताऊ की डेथ हुई और उसके बाद हमारी ताई की भी डेथ हुई और ग्रांड जो हमारे दादाजी हैं उनकी भी डेथ हुई थी। परंतु हम किसी भी जगह हमें कहीं नहीं बुलाया गया। किसी भी ऐसे जितने भी प्रकार के घटनाक्रम हुए उसमें हमें किसी में भी हमारे परिवार के लोगों ने हमें नहीं बुलाया। और वर्ष 2019 में हमारे भाई को भी बहुत गंभीर चोट लगी थी एक दुर्घटना में, तो उस दौरान भी हम घर पे नहीं गए थे। और इसी के साथ विभिन्न प्रकार के जो शादी विवाह जैसे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी हमें कभी इनवाइट नहीं किया गया। हम ये मान सकते हैं कि हम 5 वर्ष से हम कहीं भी नहीं गए हैं। तो घर में जो दुर्घटना हुई आपकी सिस्टर के साथ, आपके भाई के साथ, तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता था? बस हमें इन्फॉर्मेशन मिलती थी, बाकी हमको बुलाया नहीं है एक बार। आपको कहता था आप मत आइए, आप पढ़िए वहाँ। आप जाना चाहते थे? जाना तो चाहते थे, लेकिन दूसरे स्टार गेट को देखते हुए रुक जाते थे कि यदि ऐसे टाइम पे घर गए तो कहीं ये ना रह जाए। अब चूँकि परिवार में और भी बहुत सारे लोग हैं, तो परिवार के लोग हर बार मुझसे एक बात कहते थे, कोई बात नहीं, हम लोग हैं, तुम जहाँ हो वहीं रहो, क्योंकि तुम्हारे काम से हम हैं, हमसे तुम नहीं। अब क्योंकि जब तक हम अपने गांव में रहे तब तक हमारा मान सम्मान हमारे परिवार के जो लोग हैं उनकी मुट्ठी में था। लेकिन जिस दिन से हम घर से बाहर निकले ये प्रयागराज में, उस दिन के बाद से उनका मान सम्मान हमारी मुट्ठी में रहा। उस मान सम्मान को बनाए रखना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय रहा, और वो ध्येय मेरा पीसीएस में रहा है। इसी वजह से पीसीएस मेरा सब कुछ रहा है। इसीलिए आपने कहा था कि पीसीएस मेरे लिए सब कुछ है। बहुत अच्छी बात। और आप बनना भी डीएसपी ही चाहते थे, आप डीएसपी बन भी गए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति आपने कर ली है। तो अब तो आप पीसीएस का अटेम्प्ट नहीं देंगे? नहीं, अब मुझे पीसीएस नहीं देना ही नहीं। एसडीएम बनने की चाहत ही नहीं, बिल्कुल भी चाहत नहीं है किसी प्रकार की भी, मुझे एसडीएम नहीं बनना है। अगर यूपीएससी अब देने का इच्छा हो रहा है? यदि मुझे ट्रेनिंग के दौरान टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बार यूपीएससी दिया जाए, परंतु मुझे लगता नहीं कि मैं यूपीएससी दे पाऊँ, क्योंकि यदि मेरी ट्रेनिंग अगस्त से या सितंबर से स्टार्ट होगी तो वहाँ इतना काम लिया जाएगा हम लोगों से, या इतनी सारी चीज़ें हमको सीखना होगी कि शायद हमको पढ़ने के लिए टाइम ही ना मिले। मान लीजिए अगर आप यूपीएससी देते हैं
टाइम मिल गया या आपने मैनेज कर लिया, आप ट्रेनिंग में गए, आपके बाकी साथी यूपीएससी दे रहे होंगे, कई बार मेंस दे करके, आपने तो अभी तक अटेम्प्ट नहीं दिया, मोटिवेट हो जाते हैं, आप भी देते हैं, तो आपका वहाँ पे वरीयता क्या रहेगा? आप आईएएस बनना चाहेंगे या आईपीएस लेंगे? वहाँ पे भी हम आईपीएस ही लेंगे, क्योंकि वहाँ, हाँ, क्योंकि हम यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहेगा मेरा ट्रेनिंग का भी और पढ़ाई का भी, वो वहाँ पे केवल मुझे लागू करने रह जाएगा, केवल वहाँ इम्प्लीमेंट करना ही रह जाएगा, कुछ अलग से नहीं सीखना होगा। और यदि मैं पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं वही सुधार जो मैं यहाँ करना चाहता हूँ, मैं अगर वहाँ पे करूँगा तो उसके और भी बड़े रिजल्ट आएंगे। मतलब बिल्कुल क्लियर है, पुलिस डिपार्टमेंट ही आपको जाना है, पुलिस डिपार्टमेंट मिल गया है, तो बस इसी में आप ये समझिए कि कई जो पुलिस सुधार की बातें की गई है, उसमें कई लोगों ने ऐसा कहा है, कई जो विधि विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमारे देश की जो पुलिस व्यवस्था है ना, वो कुंठित पुलिस वर्ग है। बनना कहीं ना कहीं चाह रहे थे आईएएस, बन गए आईपीएस, बनना चाह रहे थे एसडीएम, बन गए डीएसपी, तो वो कुंठाई कहीं ना कहीं रह गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस देश को आपके जैसे पुलिस अफसर की ज़रूरत है। आप ये बात मान सकते हैं, क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति कुंठा का शिकार है तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आजीवन यही सोचता रहेगा कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ और करना था और मजबूरी में मैं कुछ और कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए जो सर्विस रहेगी वो उसका शौक नहीं, वो उसके लिए आनंदात्मक कार्य नहीं, बल्कि उसके लिए मजबूरी बन जाएगी, जिसको वो अपने जीवन में सिर्फ एक मजबूरी के तौर पर ही काम करता हुआ प्रतीत होगा। और ऐसे लोग यदि अगर रिफॉर्म करना भी चाहेंगे तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेंगे कि क्या रिफॉर्म करें, क्योंकि हम तो इसके लिए बने ही नहीं, उनको आइडिया ही नहीं, उनका आइडिया रहेगा ही नहीं इस बात का। जैसे आपने पूरे खाका मुझे बता दिया कि ये 4-5 चीज़ें मैं करूँगा, आपने तो यहाँ तक सोच लिया है कि पहली मीटिंग में ये सब कर दूंगा। ये दिखाता है कि कितने एक्टिव हैं आप उस सर्विस के लिए। मैं इस सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है कि आने वाले समय में ऐसा काम ना करूँ, ये तो निश्चित रूप से करने ही नहीं। आपसे बातचीत करके हमें भी पूरी उम्मीद है कि आप एक अच्छे ऑफिसर साबित होंगे। अब आपके अकादमिक क्षेत्र पे थोड़ी सी बात करते हैं जी। आपने जब प्रिपरेशन की शुरुआत की थी तो आपको पता चला होगा कि भैया इसमें जो है प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, उत्तर लेखन करना पड़ेगा, अखबार पढ़ना पड़ेगा, मैगजीन है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, दुनिया जहान सब मैनेज कैसे करना है। तो शुरुआती क्षण क्या है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो लोग अभी आपको देख रहे होंगे तो उन्हें यह लगे और वो लोग शुरुआत करना चाह रहे हैं, मान लीजिए या वो विफल हो गए हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं फिर से, तो वो फिर कहाँ से पकड़ें, क्या करें कि वो शाहरुख खान की तरह एकदम डीएसपी बन जाए? इसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटकम। जो लोग भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या अपनी जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं या फेल हो रहे हैं या ऐसी स्थिति में है कि 3 बार या 4 बार फेल हो गए हैं, वो लोग मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करें। मिनिमम का मतलब ये है कि हमारे पास सिविल सेवा में 5 से 6 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स को भी एक सब्जेक्ट मान सकते हैं। करंट अफेयर्स तो यदि हम करंट अफेयर्स तो हमको इस तरीके से पढ़नी चाहिए कि वो सारे सब्जेक्ट के साथ कहीं ना कहीं को रिलेटेड होती रहे। जैसे कि कोई भी घटना है, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और उसमें पुलिस व्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियां हैं, तो जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की जो अपराध की घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को नोट करते रहना चाहिए। अच्छा, जो बड़े क्राइम हो रहे हैं, जो क्राइम होते हैं, और ऐसे ही जो सरकारी योजनाएं होती है और किसी योजना से अगर लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो उस योजना को हमको नोट करते रहना चाहिए, उस योजनाओं के बारे में पढ़ते रहना चाहिए। और चूँकि रहा स्टैटिक सिलेबस, तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं है, 5 सब्जेक्ट हैं हमारे और 5 सब्जेक्ट ही एक टेक्स्ट बुक का सिलेक्शन कर लेना चाहिए कि हमको यही पढ़नी है। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही क्लियरिटी आएगी और उतना ही उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। जैसे कि अब की बार आप लोग देख रहे हैं कि हर बार किसी भी प्रकार का यदि एग्ज़ाम होता है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंट्रल का हो, सिविल सेवा में वहाँ कुछ ना कुछ ट्रेंड चेंज होता रहता है, और यदि वहाँ ट्रेंड चेंज नहीं होगा तो फिर किसी काम का नहीं है, क्योंकि सिविल सेवा एक डाइवर्स प्रकार की विविधता काफ़ी अधिक है, विविधता है इसमें। तो इसकी विविधता में वही तो लोग इस विविधता में अपने आप को एडजस्टमेंट कर पाएंगे या एडजस्ट कर पाएंगे जो लोग डाइवर्स तरीके से सोच पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या काम करना होगा,
मिनिमम रिसोर्सेज लेने होंगे, सारे सब्जेक्ट की एक एक बुक ले ली जाए और एक बुक को कई बार पढ़ा जाए, इतने इत्मीनान से पढ़ा जाए कि वहाँ से जो भी क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट से वो किसी भी तरीके से हम स्किप ना कर पाए, छूट ना पाए। छूट ना पाए। चलिए अब सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं। आपने कहा कि एक सब्जेक्ट से एक बुक आप उठा लीजिए। जी जी आपने यह भी कहा है अभी भी कि जो लोग 3-4 बार विफल हो रहे हैं वह मिनिमम रिसोर्स पे ध्यान दे। जी चौथा अटेम्प्ट आपका ये रहा है। जी जी ठीक है। और आप कह भी रहे हैं कि तो हम चाह रहे हैं कि जो लोग सुन रहे हैं, जो अभ्यर्थी, आपको आप अपनी जो रणनीति है पूरे एकदम इत्मीनान से बता दीजिए। जैसे मैं सब्जेक्ट पूछता हूँ आप बताते चलिएगा, ठीक है, जो आपने किया है। हिस्ट्री के लिए कौन सा टेक्स्ट बुक पढ़ा आपने? हिस्ट्री के लिए मैंने 2 बुक पढ़ी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्र की बुक ली थी और इसके पहले मैंने एक जो एस के पांडे की बुक आती है वो भी मैं एक बार पढ़ चुका हूँ। परंतु ये बुक पढ़ने के बाद मैंने एक अलग से बुक ली थी जो फैक्चुअल बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की। ओके। किरण पब्लिकेशन की बुक मैंने कम से कम 10 बार पढ़ी है। उस बुक को 10 बार पढ़ने का जो लाभ ये रहा है यह है कि फैक्चुअल सारे क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये जो रणनीति आपकी रही है ये प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए या इंटीग्रेटेड है? ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड है। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट रहा है ये रहा है कि हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो हमारे बहुत अच्छे से क्लियर रहे हैं। क्लियर हो गया। हाँ। चलिए हिस्ट्री हो गया। और अब और कुछ कहना चाहते हैं आप इसमें? हाँ कह सकते हैं, कहना चाहेंगे। इसको पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ ये रहेगा कि जैसे कि यूपीएससी में आप लोग देखते हैं कि पेयर वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, ओनली वन, ओनली टू, बिल्कुल बिल्कुल। और जो पेयर वन वाले ये इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों का अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास फैक्चुअल जानकारियाँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग इस बार आपने देखा होगा कि उसमें एक क्वेश्चन आया था कि एक साइड में कुछ राइटर्स के नाम दिए हुए थे और कुछ एक साइड में कुछ बुक्स के नाम दिए गए थे कि मैच करना था। मैच करना था और ये बताना था कि केवल एक है या केवल 2 है, इनमें ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कर यदि आप लोगों का ठीक करना है तो उसके लिए आपको कोई किसी भी मोटी बुक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मोटी बुक्स होती हैं उनमें बहुत सारे छोटी छोटी जानकारियाँ नहीं दी जाती हैं। परंतु अगर आप ऐसी छोटी किताबें पढ़ते हैं जो फैक्चुअल हो तो उसमें बहुत ज़्यादा जानकारियाँ रहती हैं और सबसे बड़ा लाभ यह है कि वो छोटी किताबें पढ़ने में कम समय लगता है। चलिए तो हिस्ट्री हो गया जी। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपने क्या किया फिर? ज्योग्राफी के लिए मैंने जो हमारे कुमार गौरव सर हैं उनके नोट्स मैंने परचेज़ किए थे। संस्कृत या जी। ओके। और उसके बाद मैंने उनके नोट्स को कई बार पढ़ने की कोशिश की और मैंने इस तरीके से नोट्स को पढ़ा कि जो मेरा प्री और मेंस सारा एक साथ कवर हो जाए, क्योंकि मेरा जो ऑप्शनल था वो भी मेरा ज्योग्राफी था। अच्छा, आपका ऑप्शनल भी ज्योग्राफी था। तो ऐसे में मेरे लिए किसी अच्छे टीचर के नोट्स को सेलेक्ट करना मेरे लिए जरूरी था। और कुमार गौरव सर ऑप्शनल पढ़ाते भी हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं पूरा फायदा कर गया ज्योग्राफी के लेवल पे। ओके। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बाद हम आगे बढ़ते हैं पॉलिटी की तरफ। पॉलिटी के लिए क्या करें? जी, पॉलिटी के लिए एक बहुत ही सामान्य जो हमारे पुस्तक चलती है एम लक्ष्मीकांत की, मैंने उसको वरीयता दी क्योंकि और चूँकि आप लोग जानते हैं कि वो काफ़ी मोटी पुस्तक है और लगभग 700 पेज की भी है और उसमें लगभग 72 चैप्टर हैं। हम लोगों को 72 चैप्टर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस शुरू के उसके लगभग 50 चैप्टर काफ़ी है। और यदि हम उस बुक को 6 बार या 8 बार पढ़ते हैं बहुत इत्मीनान से, तो मेरा मानना यह है कि पॉलिटी का क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा और सिर्फ प्री ही नहीं, मेंस भी आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा। पीसीएस लेवल पे वहाँ काम चल जाएगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया। जी। अब इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने रमेश सिंह की बुक ली हुई थी। रमेश सिंह की बुक से मुझे बहुत हेल्प मिली है क्योंकि उसमें प्री के साथ साथ मेंस के टॉपिक को बहुत विस्तार से समझाया गया है। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उत्तर प्रदेश पीसीएस का वो लगभग रमेश सिंह की बुक से आ जाता है, पूरा आ जाता है। हाँ, क्योंकि जितने मैंने सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों को सिलेबस को ही जानना पड़ेगा कि सिलेबस हमारा कहाँ तक आ रहा है। और चूँकि यदि आप आईएएस का एग्ज़ाम भी देते हैं तो उसमें भी आप लोग देखते हैं कि जो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा आता है और जो रमेश सिंह की जो पुस्तक है उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने मैटर दिया हुआ है, तो कुछ भी अलग से पढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं है। तो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। अब आता है साइंस टेक। इसके लिए क्या किया आपने? साइंस एंड टेक के लिए मैंने करंट अफेयर्स का जो विभिन्न प्रकार के जो घटनाक्रम है करंट अफेयर्स में जो टैग से जुड़े हुए हैं उनको मैं नोट करता था। जैसे कि मान लीजिए आज किसी मिसाइल का परीक्षण हुआ है,
तो उस मिसाइल के बारे में जानने की कोशिश करता था। और इसके लिए हमारी जो कोचिंग हम रही है संस्कृत IAS में, इसका जो मैगजीन आती है उसको पढ़ता था मैं। मैगजीन से आपको लाभ मिला जी संस्कृत? जी जी वहाँ से मंथली जो भी घटना आता था आप ले लेते थे। तो संस्कृति IAS का मैगजीन जो है, अगर मान लीजिए आपने किया है उसको स्टडी, जी कोई और स्टूडेंट स्टडी करना चाहे, अब देखिए आपने भी संस्कृत IAS का मैगजीन पढ़ा है, बाकी भी स्टूडेंट मैगजीन पढ़ रहे हैं, पर आप सिलेक्शन लेके आए हैं, तो बाकी लोग किस तरह से उस मैगजीन को पढ़ें? मैगजीन तो एक ही है, संस्कृति IAS सभी के लिए मैगजीन दे रही है मार्केट में, लेकिन फिर आपका तरीका क्या अलग था? देखिए, हम लोगों को इस बात से बिल्कुल भी परेशान होना नहीं चाहिए कि मैगजीन हम पढ़ रहे हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हम लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप लोग देखते हैं कि जो संस्कृत IAS की मैगजीन आती है उसमें लगभग 5 से 6 सेक्शन रहते हैं, सभी सब्जेक्ट के अलग-अलग होता है। आप लोग इस तरीके से पढ़िए कि आपको अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। यदि आप लोग मैगजीन को ही एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना शुरू कर दें तो मेरा यह मानना है कि हमको टेक्स्ट बुक पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैगजीन में ही सारे सेक्शन इस तरीके से दिए गए हैं कि सारी चीज़ें वहीं से कवर हो जाएगी। मान लीजिए उपराष्ट्रपति का या राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में देखेंगे, लेकिन अगर आप मैगजीन में ही उस टॉपिक को अगर पढ़ ले रहे हैं सही से तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की भी बात में कोई ज़रूरत नहीं होगी। मतलब आपका मैं जितना समझ पा रहा हूँ एक निचोड़। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, उसके बाद निष्कर्ष पे आएंगे आपके इसके। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, जब मैं बात करता हूँ आपसे पहले भी कई जो अधिकारी PCS में बने उनसे बातचीत में पता चला, वो घटना चक्र पर बहुत जोर देते हैं कि घटना चक्र पढ़िए, घटना चक्र से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लूसेंट का GK पढ़िए, ये सब, और लूसेंट के जो साइंस वाला सेगमेंट है वो, तो आपके लिए वो कितना यूजफुल? नहीं, देखिए, लूसेंट को तो मैं प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि जो लूसेंट की बुक है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, और यदि हम लूसेंट को प्रीफर करते हैं तो और पढ़ते हैं तो उसमें भूलने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है, तो इसलिए लूसेंट को तो मैं बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूँगा। परंतु जो घटना चक्र है उसको मैं PCS की जान कह सकता हूँ। PCS की जान कह सकते हैं, क्योंकि PCS जो है वो वहीं PCS मैं कहता हूँ शाहरुख खान की जान। क्योंकि यदि किसी ने घटना चक्र नहीं पढ़े हैं तो इस बात को कहने में बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है कि उसका पेपर क्लियर हो जाएगा, होगा ही नहीं। अच्छा, क्योंकि ऐसा क्या है खजाना उसमें खजाना यह है कि यदि आप साइंस जो सामान्य विज्ञान का जो घटना चक्र होता है आप देखेंगे सभी क्वेश्चन उसी से आते हैं, बिल्कुल सेम, भले ही साइंस एंड टेक है, भले ही उनमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। देखिए, एक बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए दे रहे हैं। दूसरा, ज्योग्राफी में आप देखेंगे ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन घटना चक्र से बाहर नहीं रहता है। यदि आप लोग देखेंगे इस बार तो आपने एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया था, उसमें पहाड़ियों से रिलेटेड था कि अमरकंटक की पहाड़ी, बेलगिरी रंगा की पहाड़ी है था। तो ऐसा क्वेश्चन अब आप लोग देखेंगे कि बेलगिरी रंगा की पहाड़ी कहाँ है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन यदि आप देखेंगे तो आपका घटना चक्र में इस पहाड़ी का नाम मिल जाएगा, इसका नाम बेलगिरी रंगा। तो घटना चक्र में मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफी होते हैं। हाँ, काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, और उससे क्या होता है जो उन लोग वो जो लोग उसकी डिस्क्रिमिनेशन होती है छोटी छोटी, उसमें वो सारी चीज़ें स्पष्ट कर देते हैं कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है, उससे और क्लियर हो जाता है। तो मेरा मानना तो यह है कि यदि हम एक बार UPSC का एग्जाम देने से पहले अगर घटना चक्र भी पढ़ लेते हैं ज्योग्राफी के लिए और हिस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री के भी जो क्वेश्चन आने लगे हैं पेयर 1 और पेयर 2 वाले, वो भी कहीं ना कहीं घटना चक्र से ही आ रहे हैं। आप इस बात को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए, निष्कर्ष ये रहता है। अच्छा, घटना चक्र तो प्रीलिम्स के लिए काम आएगा, ठीक है, मेंस के लिए तो काम नहीं आ रहा है। तो मेंस के लिए जो आपने किताबें बताई वो है तो हाँ, इनके कहने का तात्पर्य है कि जो हमने अभी बातें की आपके लिए, और बहुत इत्मीनान से शाहरुख जी ने आपके लिए एक एक अपना जो है चीज़ें बता दिया कि कौन सा किताबें पढ़े। तो प्रीलिम्स के लिए इन्होंने घटना चक्र पे बहुत जोर दिया और कहा कि घटना चक्र तो जानी ही है। जी। और मेंस के लिए जो किताबें बताए हैं ये उसको आप देख सकते हैं। और मैगजीन जो करंट अफेयर्स है वो संस्कृत IAS के मैगजीन पे का आप इन्होंने बताया कि ये फॉलो करते हैं, और साथ ही जो क्लास नोट्स हैं संस्कृत IAS के वो आप पूरा लेकर के इनका मतलब पूरा ये मटेरियल था आपका, ठीक है। तो जब मान लीजिए आप कहें कि आपने क्लास नोट्स पढ़े संस्कृत IAS के या बाकी मैगजीन लिए, तो मान लीजिए एक बार जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में, तो विश्वास नहीं हिला कि दूसरा और देखते हैं, या क्या उसमें क्या किया फिर आपने, या टीचर से कांटेक्ट किए? पहले हमारे जो सिलेक्शन नहीं हुए उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करने की कोशिश की, और जितनी बार हम फेल हुए उतनी बार ही हमने रिसोर्सेज कम किए। बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं आप, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई आप नोट्स पे फोकस कीजिए, क्लास नोट। जितनी बार हम फेल हुए उतनी ही बार हमने रिसोर्सेज कम किए और इतनी ही क्लियरिटी बढ़ाई।
मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मैंने एक बुक कम से कम 10-10 बार पढ़ी है। मेरी बुक भी फट चुकी है, सारे पेज अलग अलग हो गए हैं। अब मेरी बुक अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने बाइंड की हुई है, जिल्द चढ़ाई हुई है। किताब नया नहीं खरीदते थे आप, उसी को पढ़ते थे, चूंकि वो अंडरलाइन और रंगारंग कार्यक्रम करते होंगे उसमें, लाल पीला। उसी को, बस उसी को। और दूसरा यह है कि यदि लक्ष्मीकांत की भी बात की जाए तो मेरे पास, मैंने उसके लिए नई बुक नहीं ली थी, न्यू बुक नहीं थी मेरे पास। उसके लिए मैंने, एक दोस्त हैं हमारे, उन दोस्त ने मुझे सन 2013 की बुक दी थी। अच्छा। इतनी पुरानी, और मैंने वही बुक आज तक पढ़ता हूँ। मैंने नई बुक नहीं ली, जबकि वो तीसरा या चौथा संस्करण रहा होगा। तो ये जो नई बुक आपने नहीं ली लक्ष्मीकांत की, जबकि लक्ष्मीकांत काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है, आपने खुद कहा है, उसके पीछे क्या वजह हो सकता है? आपको लगा होगा कि कुछ रुपया बचा लेते हैं? हाँ, पहली चीज़ तो यही कि रुपया बचा लेते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा जो हमारी सोच थी ये थी कि जो स्टैटिक है वो तो हम सेम है ही है इसमें, और जो चेंज हो रहा है वो हम करंट में पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो जितने भी प्रकार के चेंज होते रहे हैं वो हम करंट में पढ़ते रहे हैं, और स्टैटिक हमारा वहाँ से तैयार हुआ। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क आप कर रहे थे, और यही आपके चयन का एक बड़ा वजह रहा है। और इसी साइंस एंड टेक के लिए हमने कोई बुक भी नहीं पढ़ी है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। उसके लिए हमने केवल करंट अफेयर्स की जो घटनाएं हैं उन्हीं को हमने नोट करते रहे। संस्कृत के मैगजीन से पूरा, जो मैगजीन होती थी और जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके माध्यम से हम, जैसे कि हमने कोई भी एडिटोरियल पढ़ा, क्योंकि मैं तो हिंदी का ही एडिटोरियल पढ़ता था, तो अगर उसमें कोई भी अगर घटना यही है साइंस एंड टेक से जुड़ी, तो मैं उस घटना को लिख लेता था, मैं नोट करता था। हिंदी का आपने कहा न्यूज़पेपर आप पढ़ते थे, कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते? मैं जनसत्ता न्यूज़पेपर पढ़ता था। जनसत्ता पढ़ते थे। वैसे माना जाता है, बहुत लोग कहते हैं दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, तो आप जनसत्ता ही देखते? मैं जनसत्ता पढ़ता था रेगुलर। हाँ, और मैं जनसत्ता में अपनी लाइब्रेरी में पढ़ता था, अपने रूम पे भी नहीं। इसीलिए कि वहाँ पैसा बच जाएगा। क्योंकि रूम के लिए एक जो न्यूज़पेपर वो 6 रुपये का होता है, और फिर हर महीने टेंशन रहती थी कि 200-300 रुपये की भी व्यवस्था करनी होगी, तो इसलिए हम लाइब्रेरी में जाके न्यूज़पेपर पढ़ते थे। मतलब जिसने मान लिया कि मैं हार जाऊंगा वो हार गया, और जिसने ठान लिया कि मैं नहीं हारूंगा वो जीत गया। वो जीत जाएगा। आपकी कहानी से मुझे यही पता चल रहा है कि 100 रुपया 200 रुपया अखबार के पैसे, एक किताब दोस्तों से मांग के पढ़ना, जैसे तैसे करके लक्ष्य प्राप्त कर लिया आपने। बस मेरा तो यही ध्येय रहा है पूरे जीवन का, अभी तक जितने भी मैंने लाइफ जी है, कि जो भी काम किया जाए वो इतने दिल से किया जाए, इतनी ईमानदारी से किया जाए कि हमें उस काम के पश्चात ऐसा ना लगे कि हमें कुछ और भी करना था। बहुत अच्छी बात है कि हमारी कहीं कोई किसी प्रकार की गुंजाइश ना रहे, किसी भी 1% की भी गुंजाइश ना रहे। बाद में इस बात का बिल्कुल भी पछतावा ना होना चाहिए कि हाँ, हमें कुछ और भी करना चाहिए था। जो लोग PCS की या IAS की तैयारी करते हैं उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए घर जाने के बाद कि शायद हम इस तरीके से पढ़ लिए होते तो हमारा भी सिलेक्शन हो गया होता। क्योंकि आप लोग जानते हैं UPSC का जो रिजल्ट या सिलेक्शन रेट है वो 0.16% है, और जबकि उत्तर प्रदेश PCS में उससे भी थोड़ा 0.06% है। तो ऐसे में इतनी थोड़ी वैकेंसी में और इतने ज़्यादा कंपटीशन में आपके लिए जगह बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, बहुत बड़ी चुनौती। और यदि आपको स्टेट के या इंडिया के 1% लोगों में आना है तो उसके लिए आपको 1% लोगों के जैसा कार्य करना होगा। आप देखते हैं हर साल जब भी फॉर्म ऑनलाइन होते हैं किसी भी वैकेंसी के लिए, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो UP PCS हो, चाहे अदर कोई भी स्टेट हो, वहाँ लाखों की संख्या में फॉर्म आते हैं, लेकिन वहाँ जब सिलेक्शन होता है तो 300-400 लोगों को नौकरी सिलेक्शन दिया जाता है। चलिए, ये सब चीज़ें तो हो गई, प्रीलिम्स मेंस हमने देख लिया, करंट अफेयर्स देख लिया, अब आ जाते हैं टेस्ट सीरीज पे। ठीक है, टेस्ट सीरीज कितना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम लोग जो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का जो स्किल होता है वो सीखते हैं। कि मेन चीज़ है कि जो टेस्ट सीरीज होती है, बहुत से लोग टेस्ट सीरीज लगा के ये कोशिश या इस द्वंद में रहते हैं कि टेस्ट सीरीज अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमें कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। वो उन लोगों का जो द्वंद है वो लाजमी भी है और वो गलत भी है, क्योंकि ऐसा मानना कहीं ना कहीं उनको कंफ्यूज करे रखता है और वो उचित भी नहीं है। लेकिन जो टेस्ट सीरीज लगाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसका स्किल सीखना है। दूसरा, टाइम मैनेज करना है, क्योंकि कई बार बहुत लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन टाइम मैनेजमेंट इतना ख़राब होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं।
तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम टाइम मैनेज करना, एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रेशर झेलना, विभिन्न प्रकार की जो समस्या है उनका समाधान करते हैं। कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ कुछ स्टूडेंट को बातें भी करते हैं कि टेस्ट दिया प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, अब उसके बाद वो बहुत निराश हो जाते हैं। चलिए अब आपसे मैं बताता हूँ, मार्क्स कम आना या ना आना ये निराशा का कोई भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कमियां हैं, आप उन कमियों को दूर कीजिए। और एक रोमांचित बात यह है कि मैंने संस्कृत IAS में ही टेस्ट दिए हैं अब प्रयागराज में के लिए। थे? हाँ, अच्छा, प्रयागराज टेस्ट सेंटर में होता ही। था। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कभी भी किसी भी छात्र को अपने आगे से नहीं निकलने दिया, मेरी हर बार फर्स्ट रैंक आती रही। अच्छा, तो संस्कृति के टेस्ट सीरीज के टॉपर आप ही रहते मैं थे? ही रहता था, और मुझे कभी 136 नंबर और कभी 128 नंबर, मेरे इतने नंबर आते रहे हैं, 200 200 मार्क्स में 200 में से। तो और मैं जब भी रिजल्ट ये लोग हमारी जो संस्थान के लोग हैं जब भी जारी करते तो मैं देखता था, और मैं उसमें ये अनुमान लगाता था कि अब की बार कितने लोगों का प्री होने वाला है। अच्छा, संस्कृति में जब रिजल्ट होता था तो उसमें मैं ये देखता था कि उससे ये पता चलता था कि हम कहाँ हैं, और हर बार मुझे इस बात के लिए संतुष्टि मिलती थी कि हाँ चलो मेरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैं 128 130 का स्कोर करता था। और अभी भी मैंने, हालांकि रिजल्ट आने से पहले भी मैंने टेस्ट दिया है, क्योंकि उसके बाद तो मैंने एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन बंद कर दी थी रिजल्ट आने के बाद। तो मेरा जो हाईएस्ट स्कोर था अभी 138 नंबर मुझे मिले थे संस्कृति में। हाँ। तो संस्कृति IAS का टेस्ट सीरीज जो होता है उसका क्वेश्चन आयोग के क्वेश्चन से कितना मैच करता है, लेवल के में बात कर रहा हूं। मुझे सबसे अच्छा इसका लेवल ही लगा है, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे जो उत्तर प्रदेश PCS का जो एग्ज़ाम है, हम बात यूपी की ही करेंगे, तो वो काफ़ी उसका लेवल वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में यदि हम केवल फैक्चुअल टेस्ट सीरीज को अगर प्रीफर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो नुकसान दे सकता है हमें। परंतु जो संस्कृत IAS है वो फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्शनल और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उस तरीके को जो हमारा पैटर्न है उसको सेट करता है, जिससे कि हमें एग्ज़ाम में हेल्प मिलती है। और हमारे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जो पढ़ने लिखने का जो तरीका होता है वो चेंज होने लगता है, और हम ब्रॉड नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो आप प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज तो यहाँ से लगा रहे हैं जी। जब आप आयोग में एग्जाम देने गए तो क्वेश्चन का लेवल आपको सही लगा, आपकी प्रैक्टिस सही रही, टाइम मैनेजमेंट कर लिया और आप क्वालिफाई भी कर गए प्रीलिम्स के लेवल को। जी। अब बारी आ जाती है मेंस। तो मेंस में भी यहाँ का टेस्ट सीरीज लिया था या कहीं और का किया नहीं था? सर, इसके लिए मैंने किसी भी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया। मैं आपको एक बात, मेरी जो वास्तविकता ये रही है कि मैंने जब 2020 में पहला मेंस दिया था, उस बार मेरे 622 मार्क्स आए थे 1500 में से, और कम से कम मैं 200 नंबर के गैप से फेल हुआ था। ओह, 200 तो बहुत बड़ा मार्जिन है। 200। और अब की बार जब 2022 वाले में मेरा प्री क्लियर हुआ, तो उससे पहले मैं आश्वस्त था कि मुझे कम से कम 200 नंबर का तो जो गैप है इसको कंप्लीट करना है, मुझे ख़त्म करना है, तभी मेरा सिलेक्शन होगा। तो मैंने 2021 के बाद ही मैंने क्या काम किया, लगभग 5 से 6 महीने मैंने जो मेंस के नोट्स बनाए, सेल्फ नोट्स, मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए खुद ही अपने आप ही। उनमें उसको मैंने करंट से जो विभिन्न प्रकार की जो घटना रही है, मैंने उन घटनाओं को नोट किया, नोट्स बनाए। और उसके बाद जब मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट की, तो पहले मैं क्या काम करता था, 2020 में जब मेरे 622 नंबर आए थे, मैं उस दौरान में पैराग्राफ सिस्टम से लिखता था। अच्छा। पैराग्राफ बना के मैंने यहाँ 2022 में क्या काम किया, मैंने पैराग्राफ सिस्टम को कैंसिल कर दिया। ओके। और अब की बार मैंने फ्रेमिंग सिस्टम लागू किया। फ्रेमिंग सिस्टम कहने का क्या मतलब है? उसमें जगह जगह पे डायग्राम बना देना, सर्किल बना देना। मान लीजिए तीन किसी भी क्वेश्चन में जो मेन क्वेरी है उसकी अगर 3 विशेषताएं हैं तो उसके लिए ट्रायंगल बना देना, 4 है तो आपने प्रेजेंटेशन पे मेहनत किया। प्रेजेंटेशन पे। इससे क्या हुआ, जो हमारे जो स्पेस होता है कॉपी में, एक तो स्पेस मैंने कंप्लीट स्पेस घेरा, दूसरी चीज़ यह है कि कम शब्द में ज़्यादा बात मैंने लिखी। ज़्यादा बात है आपने कह दी। और अब की बार मुझे मिले 814 नंबर। तो ये जो संस्कृति का आपने टेस्ट सीरीज लिया वो फायदा किया वहाँ पर? हाँ, उसने मुझे फायदा किया। तो चलिए, मेंस आपका क्लियर हो जाता है जी। अब आप सिलेक्ट मेंस में हो जाते हैं। अब इंटरव्यू पे आ जाते हैं। जी। ठीक है। तो इंटरव्यू जब मेंस का रिजल्ट आ गया तो आपको फिर से बहुत खुशी हुई, क्योंकि पहली बार आप मेंस क्लियर कर रहे हैं। जी। इंटरव्यू कॉल आ गया है। जी। उसके बाद फिर आपकी तैयारी कैसे आगे बढ़ती है इंटरव्यू की? मैं बहुत परेशान था इस बात से क्योंकि मैंने कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया था किसी भी सेवा के लिए। और जहाँ तक कि
प्राइवेट नौकरी के लिए भी मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, तो मैं इस बात से और भी परेशान कि मैंने तो कभी किसी के सामने में गया ही नहीं हूँ, बोला ही अब नहीं। कैसे होगा। कई दिन मैं परेशान रहा। फिर मैं यहाँ पे संस्कृत IAS में आया। मैंने मैडम से बात की कि मैडम हमारा मेंस क्लियर हुआ है और हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। तो चूँकि हमारा जो मेंस का रिजल्ट है वो 9 फरवरी को आया था, और यहाँ पे अखिल मूर्ति सर आए थे एक हफ्ते के बाद, तो उन्होंने एक वर्कशॉप क्लास ली थी। अच्छा, इंटरव्यू के लिए। हाँ हाँ, मुझे इंटरव्यू ध्यान के है। लिए एक एक दिन, वर्कशॉप हुआ था। हाँ, तो हम लोगों को वहाँ पे बुलाया गया। तो हम लोग आए और वहाँ पे उन्होंने हमें एक चीज़ बताई थी कि आपका जो इंटरव्यू है 100 नंबर का रहेगा, 100 मार्क्स का, और आपको 50 तो मिलना ही है। अच्छा, मिनिमम वो उतना तो मिल ही जाएगा। क्योंकि आप कैसे भी हैं, हाँ, इतने तो कम नहीं है कि आपको 50 भी ना मिले, 50 भी ना मिले। और मैक्सिमम आपको 70 मिलना है। हाँ। तो आप इस बात से मत घबराइए कि आपको कितने कम मिल जाएंगे या कितने ज़्यादा मिल जाएंगे, आपको केवल 20 नंबर के लिए बहुत लड़ाई सही। लड़नी है बस। जो मन में एक डर था मस्तिष्क में, अखिल सर की एक बात ने वो डर आपका निकाल दिया। तो वहाँ उन्होंने 2-3 घंटे हमको ये बात समझाई। फिर उसके बाद CB श्रीवास्तव सर, अच्छा, उनके बाद उनकी भी क्लास थी वहाँ क्लास पर। थी। लगभग 1 घंटा उन्होंने हमें ये समझाई सब बात। प्रयागराज में ही हुआ हाँ, था? प्रयागराज में ही हुआ था। ओके। डेट मुझे इस समय क्लियर नहीं है, परंतु ये मैं कह सकता हूँ कि लगभग 1 हफ्ते के बाद ही वो हुआ था। ये मेंस के रिजल्ट आने के एक हफ्ते बाद ही हाँ। प्रयागराज सेंटर हाँ, संस्कृत प्रयाग IAS में। सेंटर पे। फिर जो CB श्रीवास्तव सर थे, उनकी भी क्लास रही। उन्होंने हमको बहुत सारी बातें समझाई कि आप लोग इत्मीनान रखिए, आप उत्तर प्रदेश के सबसे होनहार छात्रों में से एक हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। सही तब बात हमारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम उत्तर प्रदेश के सबसे होनहार छात्रों में से हैं। क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि देखो 6 लाख लोगों ने फॉर्म ऑनलाइन कराया था और आप उन 6 लाख में से कुल 1000 लोगों में शामिल हैं। तो फिर हमें भी लगा कि हाँ, हम कुछ स्पेसिफिक तो है कि हम 6 लाख में से 1000 में हैं। फिर उसके बाद यहाँ मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था 18 मार्च को। जी जी सर। तो मॉक इंटरव्यू आपका इसी कमरे में हुआ था जी सर। जिसमें हम बैठे हुए हैं अभी? जी तो इस कमरे को देख के कुछ याद आ रहा है? जी सर, बिल्कुल। यही ऐसा लगा कि आज भी हम इंटरव्यू देने आए हैं। बस एक अंतर है, बिल्कुल। मॉक इंटरव्यू देने जब आप वहां से एंट्री ले रहे होंगे तो पूरे तरह से यहाँ पे जोर होगा। यहाँ पे जो था सर, हम इतना ज़्यादा उस दिन परेशान थे इंटरव्यू के कारण, क्योंकि सर हमको 2 बार पसीना आया था सर, और हमने 2 बार हमने अपना हैंकी से अपना चेहरा साफ किया कि बहुत ज़्यादा। बीच इंटरव्यू में? हाँ। मॉक इंटरव्यू में यहाँ पे? हालांकि सर वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन सर स्थिति ऐसी बन गई कि हमको चेहरा साफ करना पड़ा। मतलब वो कहते हैं कि पसीने छुड़ा देना। पसीना छोड़। इंटरव्यू से आपने पसीना छुड़ा दिया आपका। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ी डेस्क रखी हुई है और चारों मेंबर हमसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और हम उनको आंसर देने में इतना ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं कि बस ये लग रहा था कि बस 25 मिनट कब हो जाए। जाए। और उसके बाद लेकिन तारीख याद है मॉक इंटरव्यू कब हुआ था यहाँ? 18 मार्च को शाम 6:30 बजे के आसपास। मतलब प्रेशर इतना है कि संस्कृति IAS में मॉक इंटरव्यू कब इन्होंने दिया था वो भी याद है समय के साथ। फिर मुझे एक बार और मॉक के लिए बुलाया गया था। अच्छा, 2 बार मॉक दिया आपने? 3 अप्रैल को। 18 फरवरी को मेरा पहला मॉक यहाँ हुआ, दूसरा मॉक मेरा यहाँ 3 मार्च को हुआ, और चूँकि मेरा इंटरव्यू 15 मार्च को था आयोग में, तो बीच में जब लंबी छुट्टी रही उस दौरान मैं कहीं नहीं गया। अच्छा। और अपने आप को रिलैक्स करता रहा कि अब तो इंटरव्यू आने वाला, क्योंकि उसके बाद तो एक दो दिन ही बचे थे बीच में। तो फिर थोड़ी सी पढ़ाई की और सीधा मैंने आयोग में इंटरव्यू दिया। तो मॉक इंटरव्यू जब आप यहाँ आए थे, इस कमरे से एंट्री वहाँ से आपने लिया होगा, टक टक करते हुए यहाँ आके बैठे होंगे, यहाँ लगा होगा। उस वक्त क्या चल रहा था? दूसरा, आज आप मेरे साथ इंटरव्यू देने आए यहाँ पे टक टक करते हुए यहाँ बैठे तो आज क्या चल रहा था दोनों? और कमरा का सेटअप यही है, सब कुछ कमरे का आपने यही सेटअप देखा यह है, बस अंतर इतना है कि उस दिन हम वहाँ थे, आज यहाँ। अरे वाह वाह वाह, इतना ही ऐसी बात बहुत बड़ी बात कही आपने कि उस दिन आप वहाँ थे। और वो मॉक इंटरव्यू दो दिन हुआ था ना, 18 फरवरी और 18 फरवरी 3 मार्च। 3 मार्च को वो 2 मॉक इंटरव्यू ने वहां से आपका यहाँ का सफर तय करवा दिया। फिर से एक बार मुबारक हो आपको। बहुत दिलचस्प आदमी है और आपसे वाकई बात करके बहुत मजा आ रहा है मुझे काफी। तो उसके बाद यहाँ जो आपने मॉक इंटरव्यू दिया, उस मुद्दे पे आते हैं। यहाँ से क्या आपको टिप्स मिला था जो आपको आयोग के इंटरव्यू में काम किया? मुझे जो मेरा सेकंड इंटरव्यू हुआ था, उसके जो चेयरपर्सन थे वो द्विवेदी सर थे, KP द्विवेदी सर। हाँ, और उन्होंने मैंने पूछा कि सर मैं कहाँ इस समय हूँ, कहाँ हूँ मैं इस टाइम, क्या कंडीशन है मेरी। वो बोले कि आप ठीक स्थिति में हैं और आपको
जितने मार्क्स मिलने चाहिए मिल जाएंगे और आप आपकी बार हो जाएंगे। तो मुझे और भी अच्छा लगा कि चलो हो जाएंगे। तो उन्होंने मुझे क्राइटेरिया बताया था कि आपको इतने रेंज में नंबर मिलने वाले हैं। कितना बताया था उन्होंने? उन्होंने मुझे 65 से 70 बताया था। 65 to 70 कितना मिला है आयोग से? मुझे इतने इसके आसपास ही मिले हैं। क्या बात है, जितना हुआ उतना बताया गया उतना मिल गया आपको। और फिर मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम आज मैं उस स्थिति में हूँ कि मुझे जो वो गैप था ये वो मैं गैप कंप्लीट भर दूंगा। वो कहीं न कहीं आपको हो गया कि आप जीवन में कहीं भी, आपने कहा कि एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी के लिए भी कहीं आपने इंटरव्यू नहीं दी है, कभी फेस ही नहीं किया आपने, और सीधा आयोग का इंटरव्यू देना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने यही पहली बार पहना था। क्या 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 जो ब्लेजर है यही हमने पहली बार ये ब्लेजर पहन कभी हमको ब्लेजर पहनने का अवसर ही नहीं मिला भाई साहब। तो मुख में पहली बार ब्लेजर पहना। हाँ, हमको कभी ब्लेजर पहनने का अवसर ही नहीं मिला। सूट पूरा सूट जाके खरीदे थे? हाँ पूरा। कहाँ से खरीदे थे? ये हमने यही कटरा मार्केट से लिया है, प्रयागराज कटरा मार्केट। क्या प्रयागराज में है कटरा मार्केट? हाँ अच्छा। वहीं से लिया है। तो पहनने के जब हमने फर्स्ट टाइम इसको पहना था तो हम शर्म के कारण घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे जब हम लोग, क्योंकि इसमें हमारे दोस्त कह रहे हैं कि भाई आज तो बहुत गजब लग रहे हो यार। गजब लग रहे हो दो सेंस में, एक होता है गजब लग रहे हो बहुत हैंडसम लग रहे हो, शाहरुख खान लग रहा है, दूसरा गजब लग रहे हो मतलब नमूने लग रहे हो। दोस्त लोग नमूने वाला बोलते हैं। तो कोई नहीं, बहुत फिर मेरे मन में मैंने सोचा कि अब तो जीवन शैली ही ऐसी रहने वाली। फिर अपने आप को थोड़ा सा रूम में गया, रूम में अपने दरवाजे बंद करके फिर अपने आप को समझाया कि भाई देखो अब जीवन शैली ही ऐसी रहने वाली है, सूट बूट में रहने वाले हैं। अब अगर अब नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे? अवसर आया है। फिर मैं तैयार होके तब इंटरव्यू देने आया। तो जूते वूते भी पूरा पहना? टाई भी लगाया था? टाई भी लगाया था, सब कुछ कंप्लीट। टाई लगाने आता था? टाई लगाना नहीं आता, मैंने एक दोस्त से लगवाई थी टाई। अब लगाने आता है? अभी भी नहीं लगाते हैं। तो उसके लिए हम यदि अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो वो भी किसी ना किसी से लगवाना ही पड़ेगा। तो आयोग में जब इंटरव्यू देने गए थे तो फिर किससे टाई बनवाए? वो हम अपने भाई से बनवा के गए थे। अपने भाई को बुलाया था, क्योंकि हम अकेले रहते हैं तो हमने अपने भाई को बुलाया कि भाई अब हमारा इंटरव्यू है आयोग में तो आ जाना घर से। तो भाई से, चूँकि जो रियलिटी है, अगर हम पे कुछ काम नहीं आता है और अगर हम उसको पहले ही बता देते हैं किसी के हमको ये नहीं आता है, तो हम उसमें कई प्रकार की जो समस्या है उनसे बच सकते हैं। और यदि हम ये कहते हैं किसी की इंटरव्यू में जाके, मॉक में जाके कि जी हाँ हम ये कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान भी दे सकता है। आपकी बातों से एक बात बहुत झलकती है, जितना भी मैंने आपसे बात किया है, आप बहुत ईमानदार हैं अपने आप को लेकर के। व्यक्तिगत जीवन भी मेरा ईमानदारी से भरा रहा है और मैं सार्वजनिक जीवन में भी ईमानदार ही रहूँगा। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में ईमानदार रहता है वही सार्वजनिक जीवन में ईमानदार बन के रहेगा। और चूँकि आज ऐसे लोगों की सरकार को भी बहुत ज़रूरत है, चूँकि अनपरमानेंट एग्जीक्यूटिव को ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव ही आगे को बढ़ा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप इंटरव्यू देने गए थे उस वक्त कैसा लग रहा था? क्योंकि ठीक है, मॉक आपने दिया, संस्कृति है इसमें 2 मॉक दिया आपने, यहाँ से जो फीडबैक मिला सही बात है। तो यहाँ का जो मॉक इंटरव्यू का लेवल था और आयोग का जो मॉक इंटरव्यू हुआ था, वो कितना अंतर था या कहीं न कहीं मैच कर रहा था? क्या था वो? बस थोड़ा सा ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं रहती है, बस थोड़ी सी मिसमैचिंग ये रहती है कि जो मॉक इंटरव्यू होते हैं वो थोड़ा सब्जेक्टिव रहते हैं। अच्छा। हाँ, और जो आयोग का इंटरव्यू होता है वो थोड़ा सोशल रहता है कि आज समाज में क्या चल रहा है। तो बिंदास मोड में कौन सा होता है? आयोग का इंटरव्यू एकदम बिंदास रिलैक्स होके या यहाँ का? देखिए, पहला इंटरव्यू भले ही हमको थोड़ा सा हम उसमें प्रेशर में रहे, लेकिन उसके बाद हमें ऐसा नहीं लगा है। उसके बाद हम इतना तैयार रहे नेक्स्ट टाइम कि अब कैसा भी हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं कोई भी मेंबर, तो उसके बाद हम उसका जवाब देने की स्थिति में थे। इंटरव्यू के दौरान कोई दिलचस्प प्रश्न हो जो आपको लगता हो ये तो गजब सा कुछ हो गया? सबसे गजब क्वेश्चन मेरे लिए रहा है वेस्ट मटेरियल का यूटिलाइजेशन, जो कि मुझे इकोनॉमी, मेरा ज्योग्राफी रहा है और ज्योग्राफी की एक ब्रांच आती है इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में मुझे ये वाला जो सेक्शन था बहुत अच्छा लगता था, जो बहुत ही अच्छा लगता था। सर्कुलर इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं इस एक टॉपिक से कई सारे जो सेक्शन है वो कंप्लीट करता था, चाहे वो इकोनॉमी का है, चाहे ज्योग्राफी का, चाहे इन्वायरमेंट का। तो इस पे क्या प्रश्न आया कि सर्कुलर इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आया था? व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था कि आपकी हॉबी क्या रही है। उन्होंने पूछा था आयोग में
मैंने बताया था कि सर मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो कहते हैं कहाँ कहाँ कि सर मैंने कुछ जगह के नाम बताए थे जहाँ मैंने ट्रैवल किए थे, जैसे कि मिर्ज़ापुर में चुनार में गया था हाल ही में, तो वहाँ के बारे में मैंने उनको काफ़ी कुछ बताया था। और उसके पहले मैं हरिद्वार गया था, तो हरिद्वार के बारे में जो जगह मैंने देखी थी उनके बारे में मैंने उनको बताया कि यहाँ यहाँ गया हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किसके साथ गए हैं। मैंने सर हरिद्वार भी मैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ गया था, लेकिन चुनार में अकेले ही गया था। चुनार में किसी को साथ लेके नहीं गया था। चुनाव में गए थे आप? चुनार चुनार, अच्छा। चुनार जगह का नाम है? चुनार यहाँ पे है मिर्ज़ापुर में। ओके ओके ओके। तो ये मतलब पूरा रहा, और उसके बाद मतलब ज़्यादा डिटेल से वहाँ नहीं चीज़ों में नहीं, जाते उसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछी, क्योंकि इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। इंटरव्यू के दौरान लगा कि सिलेक्शन हो जाएगा? मुझे इस बात से मैं आश्वस्त था कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा अब की बार। क्योंकि मुझे इस बात से ऐसा लग रहा था कि अब की बार मेरे मेंस में कम से कम 800 नंबर है। क्योंकि जितना ज़्यादा इनोवेशन मैंने करना था ना 2022 में, उससे भी ज़्यादा इनोवेशन मैंने किया था अपनी बुक में। अच्छा। मैंने एक फॉर्मूला लागू किया था कि मेंस अगर क्लियर करना है तो क्वालिटी प्लस क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, और क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए कि हमारी जो बुकलेट का जो स्पेस होता है वो सारा का सारा कवर हो जाए, वो खाली ना रहे, कहीं से भी भरी रहे। वो ग्रेजुएशन में करते हैं ना, पूरा भर भर के ऐसे करके लिख देते हैं। हाँ, अब हमारे यहाँ क्या हमारे यहाँ क्या होता है, 56 पेज की कॉपी आती है GS 1 2 3 4 में। तो 56 पेज लिखना तो बहुत मुश्किल काम रहेगा अगर हम उसको लिखेंगे तो सही से। मैंने पहले इस बात को सोचा हुआ था कि 56 पेज लिखने कैसे हैं, और उनमें 20 के 20 हमको सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हमने 56 के 56 पेज लिखे हैं आपकी बार। और उसका जो उसमें एक बहुत ही कॉमन लॉजिक लगाया था कि अगर एक पेज पे 2 नंबर मिलते हैं तो 56 पेज पे कितने नंबर मिलेंगे एक सब्जेक्ट में, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है नहीं। तो ऐसे ही मुझे 97 मिले GS 1 में। हाँ, लगभग वही जोड़ के पहुंच गए आप। ना 109 मिले GS 2 में, ये प्लस में चला गया, और 114 मिले और GS अच्छा हो गया। ठीक है नहीं, ऐसा ही लास्ट वाला। बहुत बढ़िया। मतलब तो आपका पूरा जहाँ मैंने जो कॉमन सेंस मैंने यूज किया था ना अपना, वो मैंने इम्प्लीमेंट किया बिल्कुल एकदम। आप सोचिए 56 दूनी 112 होता है। अब सोचिए कि जो अभ्यर्थी देख रहे हैं ये इंटरव्यू, उनके लिए आप कितनी बड़ी मैसेज दे रहे हैं और क्या ट्रिक बता रहे हैं आप। जो कहते हैं ना, आके टॉपर से कुछ टिप्स दे दीजिए कि एकदम। अब इनका ये टिप्स देखिए कि किस तरह से आपको ये साफ वही से बता रहे हैं। आप तो ये सिलेक्शन ले चुके हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि हर पेज पे इन्होंने मार्क्स देखा। किसी ने वो पन्ने देखे, किस पन्ने को मैं कैसे लिखूंगा, मेरे लिए कठिन होगा, लेकिन इन्होंने देखा कि 56 पेज ही क्यों, 60 हो गया होता तो 2 नंबर और एक पेज पे बढ़ गया होता। हाँ, तो आपके पास क्या संसाधन है, उस संसाधन को किस नजरिए से आप देखते हैं, यह आपके सफलता के लिए बहुत मायने रखती है। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। क्वालिटी में आपने कितनी तैयारी रही है और क्या आप लिख रहे हैं वो, और क्वांटिटी में यह है कि आप कितना उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। यदि आपके अंदर ये दोनों आर्ट अगर एक साथ मिक्स हो जाए तो आपका सिलेक्शन तो निश्चित है। अच्छा, ये सारी बातें तो हमने कर ली, अब आप सिलेक्ट भी हो गए। अब एक चीज़ और बताइए, इन सब चीज़ों के दौरान में आप जैसे कि लक्ष्य के प्रति बहुत रहे हैं, आप सीरियस रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि पढ़ाई और प्रेम का उम्र तो एक ही होता है। हाँ, ये तो उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो पढ़ाई तो आप बहुत अच्छा से कर रहे थे, प्रेम की पाठशाला में कहीं कुछ दाखिला कभी हुआ था? प्रेम की पाठशाला में दाखिला लेना थोड़ा मुश्किल कार्य रहा है। अच्छा। लेने की एक बार कोशिश भी हुई, परंतु पढ़ाई इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ से मुक्ति पाना ही हमने अपने लिए जरूरी समझा। हाँ, चूँकि कार्य ये रहा कि 2019 में हमने पहला अटैम्प्ट करना था, और उस दौरान हमको ऐसा लगने लगा कि यदि हम ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जो हमारी पढ़ाई से रिलेटिव ना हो, तो कहीं भी नुकसान ना दे जाए। तो हम उसके बाद से हम मुक्त रहे। 2019 में हमारा लास्ट था, उसके बाद हमने कभी प्रेम नहीं किया। मतलब 2019 में आपने आखिरी बार दिल तुड़वाया था, अब उसके बाद फिर नहीं, फिर आपने सिलेक्शन लेके मारा? बस सिलेक्शन, अब तो बस सब कुछ यही था। क्योंकि कहीं ना देखिए, एक बहुत देखिए आप ये बात बोल रहे हैं ना, इससे लोगों में मैसेज जाएगा अभ्यर्थियों में कि सिलेक्शन लेने के लिए दिल तुड़वाना जरूरी है। आप ये मान भी सकते हैं। और मेरा एक छोटा सा जो फार्मूला है वो ये भी है कि अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें वो कोई भी काम नहीं करना है जिससे सिलेक्शन ना होता हो।
ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है जो हमारी पढ़ाई से रिलेशन ना रखता हो। उस लक्ष्य के बीच में जो भी बाधा आए, चाहे वो बाधा कुछ भी क्यों ना हो, उसे दरकिनार कर देना। उसको दरकिनार करना है। देखिए, इतिहास बनाना है तो इतिहास बनाने वाले काम करने होंगे, क्योंकि जो भी सिविल सर्वेंट बनता है वो अपने आप में इतिहास बनाता है। कहीं भी रहे, आप खुद सोच लीजिए, इतनी थोड़ी वैकेंसी में आप जगह बना रहे हैं तो आपसे बड़ा धुरंधर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता। और आप बने ही इतिहास बनाने के लिए हैं। और यदि अगर आपको इतिहास नहीं बनाना है तो आप सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पे। शाहरुख जी, आपसे बात करने का इतना मन कर रहा है मेरा, लेकिन समय की जो सुई है अब बहुत इजाज़त नहीं दे रही है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि हर पहलू पर, कुछ छात्रों ने जितने प्रश्न पूछे हैं, कुछ भेजे हैं, वो हर मुद्दे पे मैंने आपसे बात की है। लेकिन फिर भी आपके तरफ से लगता हो कि कुछ बातें मैंने छोड़ दिया है, आप कुछ और संदेश देना चाहें, तो आपके लिए मंच खुला है, आप अभ्यर्थियों के लिए संदेश दे सकते हैं। देखिए, संदेश मेरा यही रहेगा कि आप लोग, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वो कभी भी इस बात को ना सोचे कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, सिलेक्शन होना या ना होना, ये ज़िंदगी की आपकी जो पढ़ाई है इसके दो पहलू रहेंगे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी आप लोग को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों के पास इतना ज़्यादा अनुभव है जीवन को जीने का, मैनेज करने का, कि आप कम संसाधनों में अपने जीवन को जी सकेंगे। और यदि आप लोगों को सिलेक्शन, और दूसरा पक्ष ये है कि अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना ही है तो आपको कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जो आपको सिलेक्शन ना दिलवाए। आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाना है, पूरा फोकस करना है, और कोशिश करनी है कि आपकी पढ़ाई इतनी शानदार और इतनी जानदार रहे कि आपका सिलेक्शन पहले, दूसरे या तीसरे टर्म में हो जाए। आप अपनी एज मत बढ़ाइए, बल्कि अपना नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि एज बढ़ने से आपका नॉलेज घटता है और नॉलेज बढ़ने से आपकी एज घटती है। तो आप कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनाइए, अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से संचालित रखिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। जय हिंद। जिस तरह से शुरुआत में हमने शाहरुख खान से आपका परिचय किया था, अंत में मैं आपको डीएसपी शाहरुख खान कहते हुए फिर से एक बार शुभकामना देना चाहता हूं। धन्यवाद सर। और आपने अपना बेशकीमती समय हमारे लिए दिया है, हमारे अभ्यर्थियों के लिए दिया है। संस्कृति आईएएस परिवार की तरफ से एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामनाएं। धन्यवाद सर।